साथियों अस्सलामुअलैकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 12th उर्दू को पढ़ेंगे। क्लास 12th उर्दू कौन सा बुक है? तो कहकशां बुक है। तो सबक 1 को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है चैप्टर का नाम है साथियों, आप लोगों के चैप्टर का नाम क्या है? खाका है। क्या है? खाका है। खाका का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। क्या है? खाका का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। तो खाका का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद देखिए नज़ीर अहमद की कहानी। ठीक है, ये खाका का नाम है। इसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम लोग खाका को समझ लेते हैं कि आखिर खाका किसे कहते हैं। आखिर खाका किसे कहते हैं? तो किसी इंसान की शख्सियत को लिखकर बयान कर देना ही खाका कहलाता है। यानी जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की शख्सियत को लिखकर बयान कर देते हैं तो उसे खाका कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग खाका समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि खाका निगार किसे कहते हैं। किसको समझेंगे? खाका हम लोग समझ गए। खाका के बाद आता है खाका निगार। क्या आता है? खाका निगार आता है। तो खाका निगार किसे कहते हैं? जो इंसान खाका लिखते हैं यानी जो राइटर खाका लिखते हैं उसे खाका निगार कहते हैं। यानी खाका लिखने वाले को खाका निगार कहते हैं। एक होता है खाका निगारी, एक क्या होता है? खाका निगारी। तो खाका निगारी भी हम लोग समझ लेते हैं। खाका निगारी किसे कहते हैं? तो खाका निगारी किसे कहते हैं? किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी ही खाका निगारी कहलाता है। तो आप लोग साथियों खाका भी समझ गए, खाका निगार भी समझ गए और खाका निगारी भी समझ गए। तो फ़रहतुल्लाह बेग ने किस पर खाका लिखे हैं? फ़रहतुल्लाह बेग अपने उस्ताद नज़ीर अहमद कौन थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। नज़ीर अहमद कौन थे? फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। फ़रहतुल्लाह बेग जो थे, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग बोलते हैं इसको हम लोग पूरा। ठीक है, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद पर, किस पर? नज़ीर अहमद पर खाका लिखे हैं। और आप लोगों की एग्ज़ाम में आएगा कि नज़ीर अहमद जो है फ़रहतुल्लाह बेग के कौन हैं? तो नज़ीर अहमद जो है फ़रहतुल्लाह बेग के कौन है? तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद हैं। कौन हैं? उस्ताद हैं। और ये कौन है? फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन हैं? तो फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के शागिर्द हैं। कौन हैं? शागिर्द हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि शागिर्द कौन है और उस्ताद कौन है। आप लोग यहाँ तक समझ गए और खाका भी समझ गए, खाका निगार भी समझ गए और खाका निगारी भी समझ गए। तो एग्ज़ाम में मुसन्निफ़ यानी राइटर से कैसे क्वेश्चन बनता है? तो एग्ज़ाम में राइटर से क्वेश्चन बनेगा कि खाका नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बनेगा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का कौन सा खाका हमारे निसाब में शामिल है? तो कौन सा खाका हमारे निसाब में शामिल है? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। और एक क्वेश्चन बनते हैं कि नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? तो साथियों नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी जो है ये खाका है। क्या है? खाका है। ठीक है, और फ़रहतुल्लाह बेग कौन है? यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है यह खाका निगार है। ये कौन है? खाका निगार है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में कहा जाता है कि ये अव्वलीन खाका निगार है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कौन है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कौन है? तो अव्वलीन खाका निगार है। कौन है? अव्वलीन खाका निगार है। ठीक है, यहाँ पर बेग डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेग डाला गया था। तो अव्वलीन क्या है? खाका निगार है। और नज़ीर अहमद
पर इन्होंने सबसे पहले खाका लिखे थे अपने उस्ताद पर। और ये सबसे पहला खाका का नाम भी क्या है, तो सबसे पहला खाका का नाम भी क्या है, नज़ीर अहमद की कहानी। किसका, मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग कौन है, अव्वलीन खाका निगार है। और इसका पहला खाका का नाम क्या है, तो पहला खाका का नाम क्या है साथियों, पहला खाका का नाम नज़ीर अहमद की कहानी है। क्या है, नज़ीर अहमद की कहानी। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए अब हम लोग मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की ज़िंदगी को देखेंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसकी पैदाइश कब हुई थी, इन्होंने, इनके वालिद का नाम क्या है, इनके वालिदा का नाम क्या है, इसका इंतकाल कब हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की पैदाइश को देखते हैं। तो मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की पैदाइश साथियों कब हुई थी, अगस्त, कब हुई थी, मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की पैदाइश जो है अगस्त 1885 ईस्वी को। कब, अगस्त 1885 ईस्वी को मोहल्ला चोरीवालान दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, चोरीवालान दिल्ली में हुआ था। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में जब भी मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की पैदाइश आएगा तो आप लोग 1885 मारिएगा, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में, दिल्ली कभी कभी मोहल्ला का नाम दे सकता है या सिर्फ दिल्ली दे देगा, ठीक है। तो आप लोग दिल्ली टिक कीजिएगा, और मोहल्ला देगा तो मोहल्ला चोरीवालान दिल्ली। तो आप लोग पैदाइश समझ गए, अगस्त 1885 ईस्वी में मोहल्ला चोरीवालान दिल्ली में हुआ था। अब हम लोग इसके वालिद और वालदा का नाम जानते हैं। तो फ़तहुल्लाह बेग के वालिद और वालदा का नाम देखिए क्या है, तो वालिद का नाम क्या है, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। क्या था, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग इनके वालिद का नाम था, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। क्या था, मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। और वालिदा का नाम क्या था, तो वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम था। इनकी वालिदा का नाम क्या था, मुशर्रफ जहाँ बेगम था। तो आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग, और आगे बताया गया है कि मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग जो थे सिर्फ 10 रोज़ के थे। मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग सिर्फ कितने रोज़ के थे, 10 रोज़ के थे। तो इनकी जो है वालिदा, उनकी वालिदा मुशर्रफ जहाँ बेगम का क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग सिर्फ 10 रोज़ के थे। कितने रोज़ के, तो 10 रोज़ के थे। इनकी वालिदा यानी माँ मुशर्रफ जहाँ बेगम का इंतकाल हो गया था। जब मुशर्रफ जहाँ बेगम का इंतकाल हो गया तो इसकी फूफी जो बेवा थी, कौन थी, जो बेवा थी, इनकी फूफी जो थी, इनकी फूफी यानी बेवा फूफी जो थी हुस्न जहाँ बेगम। क्या नाम था इसका, हुस्न जहाँ बेगम ने इनकी परवरिश किए थे। किसकी, तो मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग जो है सिर्फ 10 रोज़ के थे। तो इनकी वालिदा जो थी मुशर्रफ जहाँ बेगम का इंतकाल हो गया था। तब उसके बाद इसकी फूफी हुस्न जहाँ बेगम ने मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की परवरिश किए थे। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि इन्होंने जब ये बड़े हुए थोड़े से, उसके बाद कहा जाता है कि इसने बिस्मिल्लाह कहाँ पढ़े थे, तो इन्होंने बिस्मिल्लाह जो है सैयद वलीउल्लाह के यहाँ पढ़े थे। कहाँ पर पढ़े थे, सैयद वलीउल्लाह के यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़े थे। उसके बाद कुरान शरीफ के बारे में बताया जाता है कि कुरान शरीफ कहाँ पढ़े थे, तो मौलवी कमरुद्दीन के यहाँ। किसके यहाँ, मौलवी कमरुद्दीन के यहाँ इन्होंने कुरान शरीफ पढ़े थे। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से एंट्रेंस का इम्तिहान पास किए। गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से जब यह एंट्रेंस का इम्तिहान पास किए, उसके बाद 1901 ईस्वी में, कब, 1901 ईस्वी में जो है मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग 1901 ईस्वी में
हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया। कहाँ पर ले लिया दाखिला? हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया। कहाँ पर? हिंदू कॉलेज में जब दाखिला लिया, उसके बाद 1901 ईस्वी में, कब? 1903 ईस्वी में। जब 1901 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, उसके बाद 1903 ईस्वी में जो है यह इंटरमीडिएट की इम्तिहान पास किए। कब? इंटरमीडिएट का इम्तिहान जो है 1903 ईस्वी में ये पास किए। 1903 ईस्वी में जब इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किए, उसके बाद यह जो है बीए और एमए की फिर डिग्री लिए, फिर बीए और एमए की डिग्री हासिल कर लिए। ठीक है, जब इंटरमीडिएट का इम्तिहान 1903 ईस्वी में पास किए, तब उसके बाद बीए और एमए का इम्तिहान फिर यह पास किए। और 1908 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1908 ईस्वी में जो है यह हाई कोर्ट के, कहाँ पर? 1908 ईस्वी में यह हाई कोर्ट के मुतर्जिम मुकर्रर हुए। क्या हुए थे? मुतर्जिम यानी ट्रांसलेट मुकर्रर हुए थे। क्या हुए थे? हाई कोर्ट में मुतर्जिम मुकर्रर हुए थे। और इसकी शादी जो है 1908 ईस्वी में ही हुई थी। कब हुई थी? 1908 ईस्वी को इनकी शादी जो है, 1908 ईस्वी को चचा साजिद बेग की लड़की, किससे? चचा साजिद बेग की लड़की, चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। किससे हुई? नसीमा सुल्ताना से हुई। उसके बाद जब 1908 ईस्वी में इनकी शादी नसीमा सुल्ताना से हुई, तो नसीमा सुल्ताना का क्या हो गया था? तो नसीमा सुल्ताना का जो है 1908 ईस्वी में जब उनकी शादी नसीमा सुल्ताना से हुई, तो नसीमा सुल्ताना का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। जब नसीमा सुल्ताना का इंतकाल हो गया, तो नसीमा सुल्ताना की ही बहन, क्या? नसीमा सुल्ताना की ही बहन हमीदा सुल्ताना, कौन थी? हमीदा सुल्ताना से इसका दूसरा निकाह हुआ। क्या हुआ था? इसका दूसरा निकाह जो है, दूसरा निकाह हमीदा सुल्ताना की बहन, नसीमा सुल्ताना की बहन हमीदा सुल्ताना से हो गया। ठीक है, और 1908 ईस्वी में जब यह हाई कोर्ट के मुतर्जिम मुकर्रर हुए, उसके बाद जो है 1910 ईस्वी में, कब? 1910 ईस्वी में यह जुडिशियल का इम्तिहान पास किए। 1910 ईस्वी में जुडिशियल का इम्तिहान पास किए। और 1939 ईस्वी में, कब? 1939 ईस्वी में यह हाई कोर्ट के क्या हुए थे? तो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने। क्या बने? 1939 ईस्वी में यह हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने। उसके बाद जो है 1942 ईस्वी को, कब? उसके बाद 1942 ईस्वी को जो है यह अपनी मुलाजमत से क्या हो गए? तो सुबुकदोश हो गए। या अपनी मुलाजमत से क्या हो गए? यानी फरहतुल्लाह बेग अपनी मुलाजमत से कब सुबुकदोश हुए? 1948 ईस्वी को। और इसकी शादी जो है 1908 ईस्वी को चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। और नसीमा सुल्ताना का इंतकाल के बाद नसीमा सुल्ताना की ही बहन हमीदा सुल्ताना से इसका दूसरा निकाह हुआ। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग इसके जो है मुज़ामीन के बारे में जानते हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसके मुज़ामीन का नाम बताया गया है। क्या? मज़मून की जमा क्या होती है? तो मुज़ामीन होती है। मुज़ामीन का नाम क्या है? मुज़ामीन पाशा। मुज़ामीन का नाम क्या है? मुज़ामीन पाशा, जो 7 जिल्दों में शाये हुआ था। कितने जिल्दों में? 7 जिल्दों में शाये हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था। तो एग्ज़ाम में इसके मुज़ामीन के बारे में आता है कि क्वेश्चन कि मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग के मुज़ामीन का नाम क्या है? तो मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग के मुज़ामीन का नाम मुज़ामीन पाशा है, जो कितने जिल्दों में शाये हुआ था? तो 7 जिल्दों में शाये हुआ था। उसके बाद इसका जो है किताब का नाम एग्ज़ाम में आता है। मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की किताब का नाम देखिए क्या है। इनके किताबों का नाम में क्या है? फर्स्ट में आता है इंशा।
फर्स्ट में क्या आता है इंशा, उसके बाद दीवान यकीन, दीवान यकीन, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, दीवान नज़ीर, ठीक है, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तां, मेरी दास्तान और मेरी शायरी वग़ैरह, ठीक है। इनकी किताबों का नाम है जो बहुत ज़्यादा क्या है, मशहूर है। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की किताबों का नाम क्या है, इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तां, मेरी शायरी, ठीक है। ये सभी किताबों का नाम है इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तां, मेरी शायरी, ठीक है। ये सभी उनके किताबों का नाम है। यहाँ पर नज़ीर छूट गया, ठीक है, नज़ीर देखिए कैसे होगा। ये सभी किताबों का नाम है। आखिर में इनका इंतकाल को हम लोग जान लेते हैं। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का जो है इंतकाल कब हुआ था, तो 27 अप्रैल, कब हुआ था, 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को, कब हुआ था, 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हैदराबाद में, कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद में इनका इंतकाल हो गया था। तो साथियों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इस कहानी को देखते हैं जिसका नाम क्या है, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग, कौन है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग है। तो ये कहानी इस तरह होती है, आगे बढ़ती है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की जो है बताते हैं कि मैं और मियाँ दानी, यानी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और कौन, मियाँ दानी, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और मियाँ दानी जो है ये दोनों 11:30 बजे, कितने बजे, 11:30 बजे मदरसे से पढ़ लिख कर आए। जब मदरसे 11:30 बजे पढ़ लिख कर आए उसके बाद ये लोग आराम किए, खाना वाना खाए, कौन, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और मियाँ दानी। जब खाना वाना खाया और आराम किए उसके बाद ये लोग को मौलवी साहब के यहाँ 1:30 बजे मतलब वहाँ पर पहुँचना था पढ़ने के लिए। तो ये लोग जो है 1 बजे, कितने बजे, ये लोग 1 बजे जो है पढ़ने के लिए निकल गए, कितने बजे, ये लोग 1 बजे जो है मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए निकल गए थे। जब 1 बजे पढ़ने के लिए निकले तो उसके बाद क्या होता है, 1 बजे जब पढ़ने के लिए निकले मौलवी साहब के यहाँ, उसके बाद जो है 1:30 बजने में मात्र 5 मिनट टाइम था, कितने मिनट, मात्र 5 मिनट टाइम था। तो मियाँ दानी और फ़खरुल्लाह बेग दोनों मौलवी साहब के घर पर पहुँचे। देखिए कि बीचुमारी नाम की एक नौकरानी थी, कौन, बीचुमारी नाम की एक नौकरानी थी, बीचुमारी नाम की एक क्या थी, नौकरानी थी, कौन थी, नौकरानी थी, जो रस्सी लिए हाथ में ओंग रही थी, यानी नींद आ रहा था। तो उसके बाद ये दोनों अंदर ढके मतलब झांके मियाँ दानी और फ़खरुल्लाह बेग, तो अंदर में जो है कोई नहीं दिख रहा था ये लोग। उसके बाद देखिए कि मतलब कि मतलब वो जो होता है गेट लगा हुआ था, मौलवी साहब अंदर में थे लेकिन कुंडली नहीं लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये दोनों अंदर जब जाते हैं तो मौलवी साहब कहते हैं ठीक है अंदर आओ, कौन हो, बताते हैं कि मैं और मियाँ दानी हूँ। उसके बाद ये लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये लोग पढ़ते हैं उसके बाद बहुत ही अच्छा ये लोग को पढ़ाई लगता है। मौलवी साहब का पढ़ाने का ये तरीका था कि सबसे पहले मौलवी साहब यानी नज़ीर अहमद, ठीक है, सबसे पहले बच्चों को किताब का मुताला करने देते थे, यानी बच्चों को पढ़ने के लिए कहते थे। जब बच्चे पढ़ लेते थे उसके बाद मौलवी साहब तब अच्छे से समझाते थे। तो ये दोनों को बहुत ही बेस्ट लगा मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने में। उसके बाद मौलवी साहब की तारीफ़ों की ये लोग क्या कर दिए, कौन, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब की तारीफ़ों की पुल बांध दी, यानी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किए थे। और यह जो तारीफ़ किए थे तो यह तारीफ़ जब किए थे तो यह तारीफ़ जो है हिंदू कॉलेज, कहाँ पर, हिंदू कॉलेज की तालिब, हिंदू कॉलेज के तलबा के कान तक यह तारीफ़
चले गए कि एक मौलवी साहब है जिसका नाम नज़ीर अहमद है, ये बहुत बेस्ट तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हिंदू कॉलेज के ही एक तालिबे इल्म थे, किस कॉलेज के? हिंदू कॉलेज के ही एक तालिबे इल्म थे। कौन थे? तालिबे इल्म थे जिसका नाम था मिस्टर रज़ा। क्या नाम था? मिस्टर रज़ा था। तो मिस्टर रज़ा के अंदर जो है गुदगुदी सा पैदा होने लगा कि मैं भी पढ़ने जाऊंगा। तो क्या होता है, मिस्टर रज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को कहते हैं कि मुझे भी पढ़ने का शौक़ है मौलवी साहब क्या। तो कहे चलो कल चलो पढ़ने। तो मिस्टर रज़ा कहते हैं फ़रहतुल्लाह बेग को, नहीं, मौलवी साहब से पहले आप इजाज़त ले लीजिएगा, मौलवी साहब इजाज़त दे देंगे तब हम लोग जाएंगे, मतलब हम जाएंगे पढ़ने। कौन? मिस्टर रज़ा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मौलवी साहब को जब मालूम चलता है कि मतलब एक बच्चा पढ़ने के लिए बोल रहा है, उसके बाद क्या होता है, तब मौलवी साहब कहते हैं अच्छा ऐसा भी शागिर्द होता है, ठीक है तो कल देख लेंगे कौन सा शागिर्द है। उसके बाद जब ये फिर क्या होते हैं, 1:30 बजे ये तीनों उसके सुबह होकर पढ़ने चले जाते हैं मौलवी साहब के, मतलब मौलवी साहब से इजाज़त मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, तीनों जन जो है कौन कौन, मिस्टर रज़ा मियाँदानी और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग पढ़ने के लिए चले जाते हैं मौलवी साहब के यहाँ। तो मौलवी साहब जो है देखते हैं कि ये है मिस्टर रज़ा। उसके बाद फर्स्ट में मिस्टर रज़ा को ही पढ़ने के लिए कहते हैं। तो क्या होता है, देखिए पहला रोज़ मिस्टर रज़ा पढ़ने के लिए गए और सबसे पहले मिस्टर रज़ा को ही पढ़ने के लिए किताब देते हैं आगे। तो मिस्टर रज़ा जब पढ़ने लगते हैं तो यह जो है मतलब इस तरह की गलतियां करने लगते हैं। मुतनब्बी नाम का एक शायर होता है। कौन होता है? मुतनब्बी नाम का एक शायर होता है। तो इसके दीवान पढ़ रहे थे, मुतनब्बी शायर के क्या पढ़ रहे थे? दीवान पढ़ रहे थे। मिस्टर रज़ा मुतनब्बी शायर के दीवान पढ़ रहे थे। तो क्या किए थे, ये शेर को नसर की अंदाज़ में पढ़ दिए थे। क्या कर रहे थे? शेर को नसर की अंदाज़ में पढ़ लिए थे। तो मौलवी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और कहे कि मिस्टर रज़ा मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ठीक है, कि चाहता हूँ कि आप 10-15 रोज़ काली जान के यहाँ पढ़ने जाएं। काली जान मतलब एक मास्टर का नाम है, ठीक है, काली जान के यहाँ पढ़ने जाएं और आपको मतलब सारी चीज़ अच्छे से जानकारी जब मिल जाएगी सारी चीज़ों की तो आप मेरे यहाँ पढ़ने आइएगा, ठीक है, इस तरह कहते हैं। उसके बाद मिस्टर रज़ा जो गायब होते हैं और दोबारा नहीं आते हैं। तो इस तरह दिन गुज़रता गया, ठीक है। जब दिन गुज़रता गया, एक रोज़ की बात है, अब फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँदानी की बारी आती है पढ़ने का। तो क्या होता है, फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँदानी एक रोज़ क्या करते हैं, पढ़ने के दौरान फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँदानी, देखिए क्या होता है, फ़रहतुल्लाह बेग जो होते हैं, फ़रहतुल्लाह बेग जो है पढ़ने के दौरान जो है एराब की गलती कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मियाँदानी जो है पढ़ने के दौरान, कौन? मियाँदानी पढ़ने के दौरान शेर को नसर की अंदाज़ में कर देते हैं। शेर को क्या करते हैं, नसर की अंदाज़ में पढ़ देते हैं। तो मौलवी साहब का जो है पारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और मौलवी साहब कहते हैं कि मौलवी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और किताब को बाहर फेंक देते हैं। आंगन में किताब चले जाता है, ऐसा फेंकते हैं कि बाहर किताब आंगन में चले जाता है और कहते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से। मौलवी साहब मियाँदानी और फ़रहतुल्लाह बेग को कहते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से, ना मैं तुम लोगों को पढ़ाने के काबिल हूँ और ना तुम हम लोगों मतलब ना मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक हूँ और ना तुम लोग मेरे यहाँ पढ़ने के काबिल हो। इस तरह की बातें कहने लगते हैं और बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं। और मियाँदानी जो है फ़रहतुल्लाह बेग की तरफ देखते हैं, इशारों में ये दोनों बातें करने लगते हैं, यानी आँखों में। उसके बाद क्या होता है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हिम्मत करके मियाँदानी को कहते हैं नहीं मत जाओ, हम लोग अच्छे से पढ़ के ही जाएंगे, मौलवी साहब डांट रहे हैं तो डांटने दीजिए। उसके बाद क्या होता है, ये लोग टस से मस नहीं करते हैं और मौलवी साहब कहते हैं कि जाओगे कि नहीं। फिर फ़रहतुल्लाह बेग हिम्मत करके कहता है कि नहीं मौलवी साहब, जब तक आप हम लोगों को धक्का देकर निकालेंगे नहीं बाहर तो हम लोग जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो फिर दोबारा हम लोग वापस आ जाएंगे और हम लोग अभी के अभी आज
पढ़ के जाएंगे। ठीक, इस तरह कहते हिम्मत से। उसके बाद मौलवी साहब को क्या होता है, मौलवी साहब बहुत ज़्यादा मतलब नरम, गुस्सा जो होते हैं तो उसका दिल धीरे धीरे क्या होता है, नर्म हो जाता है। और कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है, ऐसा शागिर्द सभी को नसीब हो, खुदा महफूज रखे ऐसा शागिर्द को, यानी ऐसा स्टूडेंट को। शागिर्द तो क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। ठीक है, मतलब मेरे भी उस्ताद तुम लोग हो गए, इस तरह कहते हैं। और बहुत सारी दुआएं देते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, फ़तहुल्लाह बेग जो है और मियाँ दानी दोनों मौलवी साहब के यहाँ से पढ़ के जाते हैं और बहुत सारी दुआएं अपने उस्ताद से लेते हैं। इस तरह की ये कहानी है और यहीं पर एंड होती है। तो साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।